हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हैरोल्ड और इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल का पार्ट 3, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने देखे कि पार्ट 1 में किस तरह से हैरोल्ड ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जहां पे उन्होंने 3 इशू को यहां पे रेस किया। किस तरह से इकोनॉमी को अचीवमेंट करे, किस तरह से उसे मेंटेन करे और किस तरह से उसे टॉप सीलिंग तक लेके जाए। ये सभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को यहाँ पे जहाँ पे हैरोल्ड ने पार्ट 1 के हम अंदर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस इशू को यहाँ पे रेज़ किया, उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया कि किस तरह से हम अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट को अगर हम मेंटेन करें, वारंटेड ग्रोथ रेट को हम हासिल करें और नेचुरल जो ग्रोथ रेट है इसे हम कैसे यूटिलाइज़ करें। इन तीनों मेथड के साथ हम इकोनॉमी को एक अच्छी स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हैं। ये पार्ट 1 के अंदर हमने जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल के अंदर जब हम देखे कि हैरोल्ड ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से रखा, ये हमने डिस्कस किया पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डोमर मॉडल ने किस तरह से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीकेशन ऑफ द मॉडल के क्या दिए हैं, उस तरह से उन्होंने डिमांड साइड और सप्लाई साइड को किस तरह से इक्वली ट्रीट करके उन्होंने हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। और उसी के साथ डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे एनालाइज को उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि किस तरह से अगर डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आती है तो किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन सिचुएशन को हम किस तरह से फेस करते हैं। और उसी के साथ उन्होंने इन दोनों मेथड में अगर हम देखें हैरोल्ड और डोमर, इन दोनों ने किस तरह से सेक्युलर स्टैग्नेशन और सेक्युलर इन्फ्लेशन इन दोनों जो प्रॉब्लम है इसको अगर हम क्रैक कर पाएंगे तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। इन दोनों मेथड को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर देखे, जहाँ पे पार्ट 1 हैरोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसे देखा, पार्ट 2 के अंदर डोमर पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्रोथ को लेके क्या है इसे देखे। ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों जो मॉडल दिए गए हैं दोनों भी इंडिविजुअल यहाँ पे मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जहाँ पे हैरोल्ड ने ये 1939 में ये प्रेजेंट किया मॉडल, तो यहाँ पे डोमर ने ये जो मॉडल है ये 1947 के अंदर यहाँ पे दोनों ने भी यहाँ पे ये मॉडल प्रेजेंट किया, जहाँ पे उन दोनों का भी यहाँ पे हम देखें कि दोनों के यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट यहाँ पे एक ही आते हैं, बट उनका जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मॉडल को देने का जो मेथड है ये मेथड अलग होने की वजह से, और यहाँ पे जो अजम्पशन लिए गए, रिज़ल्ट यहाँ पे दिए गए और कंक्लूजन यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सिमिलर होने की वजह से हम हैरोल्ड डोमर मॉडल एक साथ यहाँ पे स्टडी करते हुए दिखाई देंगे। पार्ट 3 के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो मॉडल है हैरोल्ड और डोमर मॉडल, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी यहाँ पे क्या शो करती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इन दोनों मॉडल के अंदर इम्पोर्टेंस यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके क्या दिए गए हैं, दोनों के मॉडल के अंदर क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस इतने है कि यहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये हैरोल्ड डोमर मॉडल के कई ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। और थर्ड देखेंगे कि क्या यहाँ पे उस अजम्पशन पे उन्होंने क्या यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिज़म्स करते हैं और इनमें क्या क्रिटिक्स यहाँ पे उभर के आते हैं। ये 3 पॉइंट आज के इस पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हैरोल्ड डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है। इसको अगर हम देखें तो फर्स्टली हमें ये पता चलता है कि दोनों मॉडल के अंदर हैरोल्ड और डोमर ये दोनों मॉडल के अंदर जो बेस किए गए हैं केन्शियन इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी एज अ कंडीशन एज अ स्टेडी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर अगर हमें अगर यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे अचीवमेंट करना है तो केन्शियन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे केन्शियन सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज यहाँ पे जो केन्स ने दिया था इसको ही एडॉप्ट किया गया दिखाई देता है। जहाँ पे हम देखें इस हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और केन्शियन मेथड इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों जो क्लासिकल और केन्शियन इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू, इनके थॉट्स जो है इनका हम कहें कि इसको एडॉप्ट किया गया था हैरोल्ड डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर, जहाँ पे ये पूरी तरीके से बेस करता है केन्शियन जो इन्वेस्टमेंट है, केन्शियन सेविंग इन्वेस्टमेंट, इसको ही हम देखेंगे कि पूरी तरीके से जिस तरह से कई इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इक्विपमेंट मानते हैं, जहाँ पे किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ करनी है तो ये इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जहाँ पे इस तरह से हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करते हुए दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जहाँ पे
बोथ द मॉडल आर द डिज़ाइन इन द टर्म्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इक्विलिब्रियम पाथ। जहाँ पे हम देखें जो ये मॉडल दोनों भी आए तो उसका जो हिस्ट्री थी, उसकी हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सभी कंट्री यहाँ पे फेस कर रही थी, उसके जो प्रॉब्लम्स थे उसी दरमियान यहाँ पे 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन ये प्रॉब्लम थी, इससे हर कोई यहाँ पे फेस करती थी। उसकी जो हर कंट्री की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ अचीवमेंट करने के लिए ऐसे कई यहाँ पे प्रॉब्लम को यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे फेस करते थे, और इस तरह से डील भी करना एक इकोनॉमिक्स को यहाँ पे चैलेंजिंग था कि किस तरह से वेरियस एक्सेप्ट को ग्रोथ का यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पे देखा जाए। तो ये चैलेंजिंग रोल था, और एक्सपेरिमेंट करके ही ये दोनों मॉडल यहाँ पे डेवलप करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि किसी कंट्री की अगर ग्रोथ को अगर अचीवमेंट करना है तो उसके लिए उसकी क्या यहाँ पे इक्विपमेंट होगी, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन पाथ अचीवमेंट करना है। तो ये हैरो-डॉमर मॉडल हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है बोथ द मॉडल एग्री टू द मेंटेन्स फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइज इन इनकम इज मच नीडेड टू दैट एक्स्ट्रा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज यूटिलाइज। इस तरह से हम देखें जो यहाँ पे दोनों भी मॉडल के अंदर जो हैरोड ने दिया हुआ मॉडल और डोमर ने दिया हुआ मॉडल, इन दोनों के साथ हम देखें तो एक मेन यहाँ पे जो कॉमनली यहाँ पे अजम्पशन दिया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करती है। तो ये एग्जिस्ट करने की वजह क्या होती है कि उस कंट्री के अंदर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, और ये एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से ही उन सही तरीके से यहाँ पे वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के साथ साथ ही ये प्रोडक्शन हम भारी मात्रा में ले सकते हैं। तो इसकी वजह से इन दोनों मॉडल के अंदर सप्लाई साइड और डिमांड साइड इन दोनों को इक्वली ट्रेड करते हुए ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए फुल लेवल जो एम्प्लॉयमेंट है, फुल कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे वर्क होना, यूटिलाइजेशन होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। फोर्थ यहाँ पे जो सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई देती है वो कहती है कि हैरोड एंड डॉमर हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अजम्पशंस। यहाँ पे जो अजम्पशन यहाँ पे दोनों ने भी जो दिए हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। जहाँ पे हम देखें मेंटेन करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्लोज इकोनॉमी, नो टाइम लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और उसी के साथ मार्जिनल और एवरेज सेविंग आर इक्वल ये कंडीशन मानी गई है। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों मॉडल के अंदर जो अजम्पशन है ये अजम्पशन पूरी तरीके से सिमिलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन द बोथ द मॉडल इनिशियल पॉइंट इज टू अचीव इन्वेस्टमेंट राइज एंड द लास्ट इज द अटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि उस कंट्री के अंदर हम देखें कि दोनों भी मॉडल यहाँ पे जो अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी इनकम का जो पार्ट यहाँ पे दो मेथड से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो होता है कंजम्पशन के लिए और एक होता है सेविंग के लिए। कंजम्पशन का पार्ट अगर छोड़े तो इनकम का जो एक मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे जो बैलेंस होता है उसको सेविंग यहाँ पे पूरी तरीके से कन्वर्ट की जाएगी यहाँ पे एक कैपिटल के बतौर। तो यहाँ पे एक कैपिटल ही हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक ऐसा पूंजी जहाँ पे एक कैपिटल ही कन्वर्ट किया जाएगा, कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उसके लिए हमें पूरी तरीके से एक माना जाएगा कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इस सिचुएशन के अंदर ये यूटिलाइजेशन करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट उनके स्किल के साथ ये कंट्री को अगर डेवलपमेंट करना है तो ये इन्वेस्टमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंडीशन को अगर हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन लेंगे, और प्रोडक्शन लेने के साथ साथ ये डिमांड भी क्रिएट करना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, जहाँ पे बैलेंस किया जाएगा सप्लाई साइड और डिमांड साइड को। और जो लास्ट यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है वो कहते हैं कि हैरोड एंड डॉमर बोथ द फील द इंट्रोडक्शंस ऑफ द डायनामिक एलिमेंट्स फॉर द अटेंडिंग स्टेडी ग्रोथ इन इकोनॉमी। तो हम देखें कि इन दोनों मॉडल के अंदर जो हैरोड और डॉमर इनका एक ही मकसद था कि किस तरह से हम स्टेडी ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर लाए। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होते हैं इसको तो दोनों मॉडल अंदर ये हमें इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेडी ग्रोथ इसको ही फोकस किया जाता है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन कम हो और मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ जो नीचे से ऊपर जाती हुई जो ग्रोथ रेट है ये बरकरार रखने की जो कोशिश यहाँ पे हैरोड डॉमर मॉडल हमें करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे उनका बेस ही पूरे एक तरह से दिखाया जाए तो यहाँ पे क्लासिकल थॉट्स और केंशियन थॉट्स इन दोनों का जो
क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे सप्लाई साइड को जो प्रेजेंट करते हैं, फोकस करते हुए दिखाई देते हैं, और जो केंशियन साइड हम देखें तो ये डिमांड साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों का मिक्सअप यहाँ पे हमें हैरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल के अंदर किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ स्टेडी ग्रोथ अचीवमेंट करने के लिए ही ये हैरोड-डोमर मॉडल हमें दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें जो हैरोड-डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर हमने सिमिलैरिटीज़ तो देखे, अभी एक तरह से हम देखें कि अगर इन दोनों मॉडल के अंदर क्या यहाँ पे जो डिसिमिलैरिटीज़ है ये किस तरह से यहाँ पे मेंशन की जाती है, जो उभर के आती है इन दोनों का जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने की जो उनकी मेथड है, इन मेथड से ही उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने किस मेथड को यहाँ पे अपनाया, इन इससे ही हमें पता चलता है कि इसके क्या डिसिमिलैरिटीज़ है वो इस तरह से है। इसमें फर्स्टली है माना जाता है, फर्स्टली माने तो ये कहता है कि हैरोड यूज्ड टू marginal capital output ratio and the accelerations, but Domer used the reciprocal of the marginal capital output ratio and the multiplier। तो इस तरह से हम देखें जो हैरोड ने जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो ग्रोथ को अचीवमेंट करना है तो उसके लिए एक जो मेथड यूज़ की थी वो एक्सेलरेशन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया। तो डोमर ने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर रेसिप्रोकल ऑफ द मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो और ये मल्टीप्लायर इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे यूज़ करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो कि दोनों का यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ग्रोथ को अचीवमेंट करने का अलग अलग मेथड है, बट यहाँ पे उन्होंने हैरोड ने एक्सेलरेशन को यहाँ पे फोकस किया, तो यहाँ पे डोमर ने मल्टीप्लायर को इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपनाया हुआ हमें दिखाई देता है। जो दोनों भी कॉन्सेप्ट ग्रोथ को यहाँ पे रैपिडली अचीवमेंट करने के लिए वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन डोमर मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा एंड हैरोड्स मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा, but both the represented properties to save the express as the ratios। इस तरह से हम समझे कि डोमर मॉडल के अंदर हमें जो ग्रीक लेटर का जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा प्रेजेंट करता है इस तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को, तो यहाँ पे हैरोड मॉडल के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है सिग्मा के। तो इस तरह से हम देखें कि दोनों भी यहाँ पे मॉडल के अंदर जो यहाँ पे प्रोपेंसिटीज़ को यहाँ पे जो सेव है ये प्रेजेंट करता है एक रेशो के साथ साथ। तो ये यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ यहाँ पे मेंशन किया जाता है इन दोनों तरफ से। तो इस तरह से जो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कहता है डोमर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड टू द इंक्रीज इन द इनकम, बट हैरोड इज कॉन्सर्न विद द वे द इन्वेस्टमेंट इज ट्रैक बैक टू द रेट ऑफ इनकम। इस तरह से देखें तो डोमर मॉडल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके जो वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कहता है कि इंक्रीज़ करने के लिए इनकम को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक टूल की तरह यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हैरोड ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये एक मेथड हो सकता है रेट ऑफ इनकम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैरोड यूज़ द 3 रेट्स ऑफ द ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ रेट जिसे GA से प्रेजेंट किया जाता है, सेकेंड वारंटेड ग्रोथ रेट जिसे GW से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, और थर्ड यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो नेचुरल ग्रोथ रेट जिसे GN से प्रेजेंट किया जाता है। जो हैरोड मॉडल के अंदर हमें 3 मेथड के साथ इन ग्रोथ रेट को यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे हैरोड ने सुझाव दिए। तो डोमर के अंदर जो डोमर मॉडल के अंदर उन्होंने ना ही ऐसे किसी ग्रोथ को यहाँ पे अचीवमेंट किया, उन्होंने यहाँ पे कोई भी रेट को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है इसको हम किस तरह से इक्वली ट्रीट करें और बैलेंस कंडीशन में रखें तो ही हम ये ग्रोथ को अचीवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे ग्रोथ रेट को यहाँ पे प्रेजेंट किया, जहाँ पे हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए सप्लाई साइड और डिमांड साइड इन दोनों को अगर बैलेंस करें यही ग्रोथ को उन्होंने प्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैरोड assumed to certain behavior pattern for the entrepreneurs which induce investment, but is the Domer model no such a behavior pattern for the entrepreneurs has been mentioned। हैरोड मेथड के अंदर हम देखें कि हैरोड ने अपने मॉडल के अंदर यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे फोकस किया। बट डोमर के मॉडल के अंदर हम देखें कि उन्होंने किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बिहेवियर पैटर्न यहाँ पे कोई भी नहीं दिया है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट कहता है डोमर मॉडल इज़ द बेस्ड ऑन द बैलेंस टेक्निक
of the growth, while the Harrod growth model moved from the balance technique to the balance technique. इस पॉइंट के अंदर हम देखें तो डोमर मॉडल यहाँ पे बेस करता है बैलेंस टेक्निक को, जो ग्रोथ करने के लिए अचीवमेंट करता है, जो टेक्निकली प्रोग्रेस है ये एक रेशो में यहाँ पे फिक्स रेशो के अंदर यहाँ पे माना जाता है। तो हैरोड ग्रोथ मॉडल के अंदर हम देखें जो बैलेंस टेक्निक है ये भी यहाँ पे एक फिक्स रेशो के अंदर यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हैरोड मॉडल के अंदर जो हम देखें, हैरोड मॉडल इज़ अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एक्सेलरेशन, वाइल द डोमर मॉडल इज़ अ ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर। जहाँ पे हैरोड मॉडल के अंदर हम देखें उनका जो प्रिंसिपल था यहाँ पे मॉडल को ग्रोथ को लेने के लिए एक्सेलरेशन को यहाँ पे फोकस करता है, तो डोमर मॉडल यहाँ पे ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीप्लायर इसे फोकस करते हुए और उसी तरह से उन्होंने अपने थ्योरी या हम कहें उसको मॉडल को उन्होंने प्रेजेंट करते हुए दिखाई देता है। और लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट कहता है, फॉर द हैरोड इज़ द बिजनेस साइकिल इज़ अ इंटरग्रेटेड पार्ट ऑफ द path of the growth, and for Domer it is not so, but it is accommodated in his model by the allowing a sigma to fluctuate। हैरोड मॉडल के अंदर हम देखें जो बिजनेस साइकिल को इंटीग्रेटेड करते हुए हैरोड यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देते हुए दिखाई देते हैं, तो डोमर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लायर को हम यूज़ करेंगे, और तो उसके साथ साथ होने वाले जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड इनको ही फोकस करते हुए डोमर अपने इस मॉडल के अंदर दिखाई देते हैं। और इस तरह से लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट कहता है, हैरोड एंड डोमर हैव एम्प्लॉयड द सेम एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट विद द ओनली डिफरेंस सिंबॉलिक। हैरोड्स एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल and that's the Domer's technologicals। When the income increase in the production psychologically would be take a make and net investment C times of that increase। हैरोड और डोमर के मॉडल के अंदर हम देखें जो एम्प्लॉयड किया गया है वो एक एक्सेलरेशन को कोएफिशिएंटली यहाँ पे प्रेजेंट किया, बट उन्होंने डिफरेंटली यहाँ पे साइन उन्होंने दिया जिसका सिंबल उन्होंने अलग अलग यूज़ किया। यहाँ पे हैरोड ने एक्सेलरेशन का कोएफिशिएंट को यहाँ पे वहाँ कहते हैं कि साइकोलॉजिकल, और डोमर के मेथड के अंदर हम देखें जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने प्रेजेंट किया। इस तरह से हम देखें जो हैरोड डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंस इस मॉडल ने क्या दिए है, इंपॉर्टेंस इतने क्यों है, जहाँ पे कई यहाँ पे ये मॉडल को यहाँ पे यूज़ किया गया है किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए, स्टेडी ग्रोथ को लेने के लिए, जिस तरह से इंडिया के 5 टर्म्स ईयर के लिए यहाँ पे हैरोड डोमर मॉडल यहाँ पे यूज़ किया गया। तो इस तरह से कई ऐसे इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो माने जाते हैं इस मॉडल, दोनों मॉडल के अंदर यहाँ पे हैरोड डोमर, इस तरह से हम एक ही साथ यहाँ पे इसे स्टडी करेंगे और इसके क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसको शो करेंगे। तो इसमें फर्स्टली है द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट ग्रोथ मॉडल इज़ द इन्वेस्टमेंट इज़ जनरेट द इनकम and one side and second hand is the productive capacity on the other hand। तो यहाँ पे जिस तरह से हम देखें दोनों मॉडल के अंदर उन्होंने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू थॉट्स को और केंशियन पॉइंट ऑफ व्यू थॉट्स को यहाँ पे मिक्स करते हुए हैरोड डोमर मॉडल हमें तो मिला। तो उसके साथ साथ जहाँ पे एक साइड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ हमें इनकम जनरेट करती हुई जो डिमांड साइड को प्रेजेंट करेगा, और सेकेंड हैंड हम देखें जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता हुआ जो सप्लाई साइड को यहाँ पे मेजर किया जाएगा, किस तरह से डिमांड साइड और सप्लाई साइड इन दोनों का हम देखें, दोनों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हुए हैरोड डोमर मॉडल हमें दिखाई देते हैं, जो एक डिफरेंटली यहाँ पे वर्क किया गया। जिस तरह क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करते हैं कि सप्लाई खुद ब खुद अपनी डिमांड क्रिएट करती है, बट केंशियन कहते हैं कि इस तरह से नहीं होता, सप्लाई कभी भी अपनी ओन या अपनी डिमांड नहीं करती है। तो डिमांड को फोकस करेंगे तो ही अगर प्रोडक्शन लिया जाएगा तभी उसको सप्लाई हो सकता है। तो ये दोनों भी डिफरेंटली जो क्लासिकल और केंशियन जो थॉट्स है ये अलग अलग है, इन दोनों का मिक्सअप हम देखें तो ये हैरोड डोमर मॉडल ये फर्स्टली ऐसी इम्प्लीकेशंस करते हुए ये मॉडल हमें मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मॉडल एक्सप्लेन दैट द इंक्रीज इज कैपेसिटी रिजल्ट इन द ग्रेटर आउटपुट आर ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द इनकम। ये मॉडल के अंदर हम देखें कि किस तरह से दोनों भी हैरोड डोमर ने एक
इन्वेस्टमेंट को एक फोकस किया और इन्वेस्टमेंट से ही ये सब सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। सॉल्यूशन ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ किया जाए तो उसकी वजह से कैपेसिटी को अगर हम रेज़ करेंगे तो ये रिज़ल्ट आता है ग्रेटर आउटपुट को लेके। तो इस वजह से हम देखें जो किसी भी कंट्री के अंदर जो ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, इसको अगर हम कम करना है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे मेथड सही साबित हो सकता है। जो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ही हो सकता है। तो ये फोकस किया गया यहाँ पे, जिस तरह से केंशन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जोर दिया, उसी तरह से हैरोल्ड और डोमर मॉडल ने भी यहाँ पे कैपेसिटी को अगर इंक्रीज़ करना है तो इसके लिए हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्लाई करना इम्पोर्टेंट होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट देता हुआ दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल इज शो दैट द बिहेवियर of the income is expressed in the terms of the growth rate GA, GW and GN. The equality between these the growth rate can ensure full employment of the labor and the full utilizations of the capital stock. जिस तरह से हैरोल्ड ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में 3 मेथड में जो ग्रोथ रेट है इसको अचीवमेंट करने के लिए कहा, जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, इन तीनों को अगर हम रेज करते हैं तो हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीवमेंट करते हैं। जी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हैरोल्ड ने रखा। तो यहाँ पे उसके साथ साथ डोमर ने यहाँ पे जो बैलेंस रखना है, यहाँ पे जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड, इसको अगर हम रखें तो इसकी वजह से हमें क्या मिल पाएगा कि कंडीशन यहाँ पे एग्जिट करती है। ये भी उन्होंने अज्यूम किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल होती है और इसकी वजह से अगर हम ये सभी सिचुएशन अगर हमें मिलती है तो हम उसको क्यों ना यहाँ पे यूटिलाइजेशन करें, जो हमारी कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट मानती है। तो ये थर्ड पॉइंट यही कहता है कि किस तरह से कैपिटल स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है हर कंट्री की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैरोल्ड डोमर मॉडल इज फोकस्ड दैट द एक्चुअल ग्रोथ रेट may differ from the warranted growth rate. If the actual growth rate is greater than the warranted growth rate, the economy will experience cumulative inflation. If the actual growth rate is less than warranted growth rate, the economy will slide toward the cumulative deflation. यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखें कि अगर जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट अगर ये बैलेंस है तो हमें कोई भी शिकायत नहीं है। जहाँ पे हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन कंट्री की है ये अभी अच्छी कंडीशन में है, बट यहाँ पे जो इन दोनों में इम्बैलेंस अगर होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ये ज़्यादा होता है वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो इसकी वजह से हम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की यहाँ पे सिचुएशन देख पाएंगे। और दूसरी जगह अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ये कम होगा वारंटेड ग्रोथ रेट के बतौर, तो इस कंडीशन के अंदर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन इस सिचुएशन को हम देखेंगे। तो ये बैलेंस करना और बैलेंस करते हुए ही हम अगर अचीवमेंट, मेंटेन और टॉप सीलिंग इन तीनों मेथड को अगर अचीवमेंट करना है तो हमें बैलेंस सिचुएशन को रखना यहाँ पे इस मेथड के साथ हमें एक्सप्लेन करती हुई दिखाई देती है। और इस तरह से जो लास्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहा जाता है, बिजनेस साइकिल आर द व्यू एज द डेविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ द स्टेडी ग्रोथ. दिस द डेविएशंस कैन नॉट गो आइडेंटिफिकली दिस upper and lower limits. The full employment ceiling act as the upper limit and the autonomous investment and the consumption at the lower limit and the actual growth rate move between these the two limits. सबसे खासियत ये मानी जाती है कि यहाँ पे जो हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीवमेंट करना है, उस कंट्री की जो ग्रोथ है ये स्टेडी स्टेट ग्रोथ के अंदर अगर लाना है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मोस्ट ऑफ कहता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर पाते हैं तो हम अचीवमेंट, मेंटेन, टॉप सीलिंग इन लगातार ऐसे जो ग्रोथ को अचीवमेंट कर पाएंगे। बट अगर हमारा जो बैलेंस अगर हम खो देते हैं, कि अगर हम कहें कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद अगर हम डिस इक्विलिब्रियम कंडीशन के में जाते हैं तो हम फिर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बैलेंस कंडीशन में नहीं लाएंगे कि किस तरह से हम डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ पाएंगे। जो अगर हमने अपनी सिचुएशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ अगर खो देते हैं तो हम फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे हैरोल्ड डोमर मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें मिलता है। इस तरह से हम देखेंगे कि हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर किस तरह से
उनके जो अजम्पशन पे बेस करते हुए उनके दोनों भी मॉडल किस तरह से उनके यहाँ पे जो रिज़ल्ट उनका उन्होंने दिया है उसके भी बेस करते हुए उनके अजम्पशन, उनके दोनों भी अजम्पशन यहाँ पे उन्होंने दिए हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। उसी तरह से उनके जो क्रिटिज़म यहाँ पे जो किए गए हैं वो भी दोनों मॉडल के अंदर सेम ही पाए जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो क्रिटिज़म्स यहाँ पे जो मिलते हैं वो भी उन दोनों मॉडल को यहाँ पे सेमली अप्लाई किया जाएगा। जब फिर फर्स्टली यहाँ पे जो क्रिटिस किया गया है वो कहता है कि अजूम किया गया था प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल आउटपुट रेशो रिमेन कांस्टेंट, जो पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे उन्होंने माना कि यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू सेव और कैपिटल आउटपुट ये दोनों का यहाँ पे जो रेशो है ये रेशो यहाँ पे कांस्टेंट माना, ये पूरी तरीके से रॉन्ग साबित होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अजूम किया गया था प्रोडक्शन फंक्शन जो यहाँ पे फिक्स माना गया है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा कहीं भी यहाँ पे फिक्स माना नहीं जाता और उसका रेशो यहाँ पे फिक्स मानना ये गलत साबित होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अजूम किया गया है थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूशन फॉर द ईच अदर, जहाँ पे कोई भी फैक्टर यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं किए जाएंगे, उनके रेशो यहाँ पे फिक्स माने गए थे, ये पूरी तरीके से यहाँ पे रॉन्ग साबित होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उन्होंने माना था कि यहाँ पे टेक्निकल जो चेंजेस है ये चेंजेस यहाँ पे कांस्टेंट माने गए थे। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे ही बेस करती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट माना, ये पूरी तरीके से इग्नोर यहाँ पे जो इन मेन फैक्टर को उन्होंने माना है पूरी तरीके से रॉन्ग होता है। ना ही किसी भी कंट्री के अंदर या उसकी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में ये टेक्नोलॉजी अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो अजूम किया गया था वो कहता है कि लेजर फेयर, जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो ऐसा माना गया, बट यहाँ पे पूरी तरीके से रॉन्ग साबित होता है। ये कंडीशन यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री, इन कंट्री के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो अहम रोल माना जाता है और उनके पॉलिसी भी बेस करती है उस कंट्री की ग्रोथ। यहाँ पे लेजर फेयर पॉलिसी को मानना ये पूरी तरीके से रॉन्ग साबित होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिमिटेशन ऑफ द एप्लीकेबल टू द अंडर द डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे ये मॉडल दोनों भी हैरोड-डॉमर मॉडल यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे इनकी लिमिटेशन होने की वजह से ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके कई ऐसे लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशन एक हद तक हम देखें कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेवलप कंट्री को यहाँ पे फोकस करती हुई दिखाई देती है और उनको ही बेस करती हुई ये मॉडल बनाए गए थे। यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए ये पूरी तरीके से अहम रोल ये मॉडल नहीं निभा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो स्टडी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस लेवल होता है ये भी अहम रोल निभाता है, जहाँ पे उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पे इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उन्होंने अज्यूम किया था कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर जो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट जो कैपिटल यहाँ पे जो मिलते हैं ये मिलने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अहम रोल निभाता है, जहाँ पे उन्होंने माना कि यहाँ पे पूरी तरीके से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो ये अनरियलिस्टिक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अजूम किया गया था कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन लेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये किसी भी कंट्री के अंदर ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होती है, हर कंट्री यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को फेस करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अजूम किया गया था कि क्लोज इकोनॉमी ये एग्जिट करेगी, जो यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी ये कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से रॉन्ग साबित होता हुआ दिखाई देता है। हर कंट्री आज यहाँ पे ओपन इकोनॉमी को बेस करती हुई ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही अपनी ग्रोथ यहाँ पे बेस करती हुई ही दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अजूम किया गया था नो लाइक इन एडजस्टमेंट ऑफ द वेरिएबल, जो मेन फैक्टर यहाँ पे जो यूज़ किए जाएंगे उनका यहाँ पे एक्शन करना और उससे आने वाला जो रिजल्ट है इनमें ये लैक कंडीशन दिखाई देती है। बट यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि कोई भी लैक कंडीशन एडजस्टमेंट यहाँ पे वेरिएबल कंडीशन में नहीं होगा, जो पूरी तरीके से रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया था एपीएस एंड एमपीएस आर द इक्वल टू ईच अदर, यहाँ पे पूरी तरीके से रॉन्ग साबित होगा ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये हमेशा एक दूसरे को यहाँ पे इक्वली यहाँ पे ईच अदर नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों के यहाँ पे जो रेशो है रेशो पूरी तरीके से अलग अलग होते हुए ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया था नो डिप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल गुड्स, जहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगा, ये अज्यूम किया गया पूरी तरीके से रॉन्ग माना जाएगा। जो कैपिटल गुड्स के अंदर यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट माना जाता है और ये इंक्लूड भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिक्स रेशो ऑफ कैपिटल गुड्स, यहाँ पे जो अज्यूम किया गया था
फिक्स रेशो यहाँ पे कैपिटल के साथ साथ ये पूरी तरीके से रॉन्ग साबित होगा। जो यहाँ पे रेशो होता है कैपिटल गुड्स के बारे में, ये हमेशा इंक्रीज डिक्रीज करता हुआ ही दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अज्यूम किया गया था फिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ द कैपिटल एंड लेबर इन प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे जो फिक्स रेशो यहाँ पे माने गए थे, जहाँ पे कैपिटल और लेबर इनकी जो अहम रोल यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेने में, यहाँ पे जो फिक्स रेशो किस तरह से माने, ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।